बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सीखना ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे सहायक उपकरण है। हम सब एक लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को हमें सबको प्राप्त करना है। इस जीवन में ना हो सके तो अगले जीवन में कभी ना कभी प्राप्त करना ही पड़ेगा। और उस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में जो सबसे सहायक उपकरण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है सीखना, लर्निंग। तो आपने लाइफ में एक चीज हमेशा रखें, वो है सीखने को सबसे पहले नंबर पर है, पहली प्राथमिकता पर रखें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 3 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहे मालाबार अभ्यास में भारत के साथ कौन से देश भाग लेंगे? तो भारत के साथ 3 और देश भाग ले रहे हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों को क्वाड देश भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? और ये न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में चक्रवाती तूफान में गोनी किस देश में टकराया है? तो ये फिलीपींस में टकराया है। वहीं चौथा प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? और यह पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है? और ये राजस्थान में लगाई गई है। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। सातवां प्रश्न है भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और आठवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सा बना है? तो ये बना है MPL, मोबाइल प्रीमियर लीग। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि थल सेना प्रमुख जनरल MN नरवाने 4 नवंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे? और ये जा रहे हैं नेपाल की यात्रा पर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो थल सेना प्रमुख MM नरवाणे ये 4 नवंबर को जा रहे हैं नेपाल की 3 दिन की यात्रा पर। और उद्देश्य दोनों देशों के बीच में है कि इसके पहले जो सीमा विवाद भारत और नेपाल में काला पानी करके एक जगह है, उस जगह को लेकर सीमा विवाद हुआ था। ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था। तो इसका तनावपूर्ण जो दोनों के रिश्ते हो गए थे, तो द्विपक्षीय संबंधों में पुनः सामंजस्य आए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भारत के सबसे पास में नेपाल ही है। तो सेना प्रमुख इस यात्रा के दौरान नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। और इस यात्रा में जनरल नरवणे को नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा नेपाली सेना के जनरल का मानद पद प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों देशों में प्रथा है। एक प्रकार की भारत भी नेपाल के जनरलों को इस प्रकार की मानद उपाधि देता है, और नेपाल भी भारत के जो सेना प्रमुख होते हैं उनको इस प्रकार की उपाधि देता है। बात नेपाल की करें, यहाँ की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। मुद्रा यहाँ की नेपाली रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको अब नेपाल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको नेपाल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर उत्तर की तरफ। नेपाल भारत से तीनों तरफ से घिरा है, यानी कि इस तरफ भी नेपाल भारत से घिरा है, नीचे की तरफ से भी, और इधर पूर्व की तरफ से भी। ऊपर नेपाल की सीमा जो है वो चाइना के साथ में लगती है। और ये माउंट एवरेस्ट देख पा रहे होंगे, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी नेपाल में स्थित है। और काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, उसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है कि किस देश के राष्ट्रपति अलसाने ओटारा ने तीसरी बार चुनाव जीतने की घोषणा की है? तो इनकी घोषणा की गई है, ये कहां के राष्ट्रपति हैं? तो आइवरी कोस्ट के, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आइवरी कोस्ट ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के निर्वाचन आयोग ने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अलसाने ओटारा, उनके 94.27% की वोट के साथ लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की घोषणा की है। और ओटारा को पद संभालने से पहले चुनाव परिणामों में देश के संवैधानिक परिषद द्वारा मान्यता हासिल करनी होगी। वहां पर ये इस प्रकार का नियम है कि संवैधानिक परिषद जब तक मान्यता नहीं देती तब तक चुनाव परिणामों को सही नहीं माना जाता। जबकि विपक्ष ने चुनाव में व्यापक अनियमितताओं का दावा किया है, जो दिख भी रहा है। इतने वोट प्रतिशत तीसरी बार में। एक्चुअल में वहां का जो संविधान है, आइवरी कोस्ट का संविधान, किसी भी व्यक्ति को 2 बार ही राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। लेकिन इनका कहना है, ये जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, कि उन्होंने 2016 में संविधान के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी, यानी संविधान में चेंज कर दिया गया था, और उसी के तहत तीसरी बार ये राष्ट्रपति बनने के लिए वोट
वोटिंग में गए थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, उससे पहले बात आइवरी कोस्ट की कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी योमोसुक्रा है और राष्ट्रपति यहाँ के अलसेन ओटारा है। चलिए मैप में मैं आपको अब आइवरी कोस्ट लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको आइवरी कोस्ट जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको अफ्रीका में। ये आप देखेंगे अफ्रीका है। अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है वो देश जिसकी हम बात करें, कोटे डिओवरी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में इसको हम आइवरी कोस्ट कहते हैं। राइट, आसपास कौन कौन से देश हैं तो इस तरफ देखेंगे तो ये घाना है, घाना के ऊपर देखेंगे तो ये बुर्किना फासो है, ये ऊपर की तरफ देखेंगे तो माली है, ये गिनी है और ये लाइबेरिया है। इनसे घिरा हुआ है आइवरी कोस्ट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न तीसरा है कि एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडानी समूह को कौन से हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है। तो हाल ही में लखनऊ स्थित जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका संचालन सौंप दिया है एएआई ने अडानी समूह को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने लखनऊ का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम चौधरी चरण सिंह है, उसका संचालन अगले 50 सालों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंपा गया है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 हवाई अड्डों को इसके लिए करार किया था अडानी समूह के साथ में। ये 6 हवाई अड्डे कौन से हैं? लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। तो इनका निजीकरण किया था और इन सभी 6 हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार 50 सालों के लिए अडानी समूह को दिया गया था। अडानी समूह ने सितंबर 2020 में ही जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु को और 2 नवंबर 2020 को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथ में ले लिया है। इसके अलावा 11 नवंबर को अहमदाबाद का भी संचालन अपने हाथ में वो ले लेगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश के दुराते पचिको को अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये जो है दुरातो पचिको, ये पुर्तगाल के निवासी हैं, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पुर्तगाल के दुआर्ते पचिको ये 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ, जिसकी बैठक अभी चल रही है, 206वां सत्र चल रहा है जिसकी शासी परिषद का, इसके नए अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसका 206वां सत्र चल रहा है, वर्चुअल रूप से आयोजित हो रहा है। आईपीयू की आम परिषद या जिसको शासी संघ कहते हैं, गवर्निंग काउंसिल कहते हैं, और आईपीयू का जो मुख्यालय वो जेनेवा में है। लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान भारत के हैं ओम बिरला, वो इसमें भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और अंतर संसदीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 179 देश इसके सदस्य हैं। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि हाल ही में किस वायलिन वादक का निधन हो गया है। तो ये वायलिन वादक हैं टीएन कृष्णन, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक टीएन कृष्णन, इनका निधन हो गया। 92 वर्ष की इनकी एज थी और इनका जन्म हुआ था केरल में 6 अक्टूबर 1928 को। 1974 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1980 में संगीत कला निधि अवार्ड और 1973 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कर्नाटक संगीत से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक संगीत से ये संबंधित है। बात पिछले करंट अफेयर की प्रमुख निधनों की करें तो जासूस जेम्स बॉन्ड, इस किरदार को निभाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता सर सीन कॉनरी, इनका निधन हो गया। मलयालम के जाने माने कवि, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि कहे जाने वाले अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, इनका निधन हो गया। और केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा, जो वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका निधन हो गया। और जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, इनका चेन्नई में निधन हो गया। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि IIFFB 2020 में, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक्चुअल में फिल्म फेस्टिवल है, इसने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये सम्मानित किया गया है ओमपुरी को। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय दिवंगत अभिनेता है ओमपुरी, इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, ये आपको याद रखना। बोस्टन कहाँ है? यूएसए में।
राइट। अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका में एक जगह बोस्टन। तो इसके तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था और उसमें मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। और बोस्टन यूएसए में आधारित एक फिल्म फेस्टिवल है। इसमें भारतीय सेफ विकास खन्ना को भी प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मलयालम फिल्म है कांति, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता और बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए ही शिलाजा अंबू को दिया गया। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की दूसरे और जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी। तो महाराष्ट्र सरकार ने महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। इसमें और भी काफी देशों के प्रधानमंत्रियों को चुना गया, राष्ट्र प्रमुखों को चुना गया। मार्गरेट एडवुड इनने जो है 2020 का डिटेन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 ये प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को दिया गया। और डच लेखक मैरिके लुकास रिजेने वेल्ट ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे सातवें प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की गई है। और ये योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 1 नवंबर 2020, इसको 1 नवंबर 2020 क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है, इसको सरकार ने वहां की फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना को लॉन्च किया। ये जो है कुपोषण और एनीमिया, ये खून की कमी से रोग होने वाला रोग है एनीमिया, इसको कम करने के लिए योजना लॉन्च की है। और फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड का मिश्रण होता है जिससे काफी पौष्टिक होता है। इसके अलावा वहां की सरकार ने स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए भी स्कीम्स लॉन्च की है और ये इसमें करीब 52 स्कूल्स खोले जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का भी उद्घाटन किया गया है, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। राजधानी नया रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। बात 8वें प्रश्न की होगी कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। और इसका उद्घाटन हुआ है केरल में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन है, याद रखेंगे ये छोटी ट्रेन है। इसका उद्घाटन केरल के वैली टूरिस्ट विलेज, एक जगह है पर्यटन की वैली टूरिस्ट विलेज, उसमें किया गया है। एक्चुअल में ये कहीं से एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाएगी। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है इसके लिए और उस टूरिस्ट विलेज को ये घुमाने का काम करेगी। वहां के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये ट्रेन विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगी और पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर का छोटा रेलवे ट्रैक है। उसमें यात्रियों की प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा और 10 करोड़ रुपए की लागत से देश की अपनी तरह की पहली योजना है। बात करें पिछले करंट अफेयर में केरल से संबंधित, तो 31 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि केरल जो है सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा देश का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम है, जिसके सभी स्कूलों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई। और केरल का टूरिज्म को PATA पाटा अवार्ड ग्रैंड अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात केरल की करेंगे, दक्षिण भारत का राज्य, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये केरल है, केरल की इस तरफ कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री P विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें, 141 विधानसभा की सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर है, अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है और माथी केतान नेशनल पार्क यहाँ पर है। वहीं प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। बात करेंगे 90 प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 100% मोटर वाहन कर छूट दी गई है और ये दी जाएगी
इसको देने का निर्णय किया है तमिलनाडु ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तमिलनाडु की सरकार ने अधिसूचित किया है, यानी कि अधिसूचना जारी की है कि वह इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनके लिए 100% मोटर वाहन कर छूट प्रदान करेगी और इन प्रोत्साहनों के माध्यम से वहां पर एक ईवी पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इस पार्क को करीब 300 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा और ये पार्क भारत में अपनी तरह का पहला पार्क होगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड वाहन क्या होता है, जो पेट्रोल वगैरह से चले और इलेक्ट्रिक से भी चले, तो इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 लॉन्च की और इसके तहत इसके साथ ही एक और योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको शॉर्ट में हम फेम योजना कहते हैं। तो ये भी योजना लॉन्च की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत सरकार के द्वारा। बात पिछले करंट अफेयर की करें तमिलनाडु सरकार की, तो बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना यहाँ पर लागू की जा रही है। अब बात तमिलनाडु की करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, यहाँ पर देखेंगे ये केरल है इस तरफ, इसके तरफ कर्नाटक है और ऊपर आंध्र प्रदेश की सीमा लगी हुई है। राजधानी यहाँ की चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें, विधानसभा की 235 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर है, गोविंदू नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है, इंदिरा गांधी डब्ल्यूएस नेशनल पार्क यहाँ पर है, मुकुरथी नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में कल्लानी बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है कि संन्यास ले रहे हैं। ये 2 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विश्व कप टीम की विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 49 टेस्ट मैच खेले, 190 वनडे मैचेस खेले और 58 T20 इनके द्वारा खेले गए हैं। वॉटसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो 2016 में ही संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो T20 लीग्स होती हैं उसमें ये खेल रहे थे। अब उन्होंने इन लीग्स पे भी संन्यास ले लिया है। भारत में ये आईपीएल जो होता है, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खिलाड़ी हैं। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की जिन्होंने संन्यास लिया है, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लूरा मार्स, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, इनकी पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो ये जो है न्यूजीलैंड की है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उनसे निवेदन कृपया उत्तर जरूर दिया करें। अब आज का हमारा प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।